हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। यह काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। इसका करंट मार्केट कैप मात्र 768 करोड़ रुपए है। यानी यह आईटी कंपनियों की लिस्ट में 71वें नंबर पर है। आईटी कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस का मार्केट कैप 11,78,000 करोड़ रुपया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वह कितनी छोटी है, लेकिन भविष्य में यह भी कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है और कई गुना रिटर्न दे सकती है। यह कंपनी 2014 में स्टेब्लिश हुई है, यानी इसका मात्र 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा है। ये प्योरली एक इंडियन कंपनी है। इसके फाउंडर एंड सीईओ रतन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि आईटी के फील्ड में काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। यह कंपनी जस्ट 3 साल पहले ही जुलाई 2020 में एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों में लिस्ट हुई और मात्र 3 साल में ही यह लिस्टिंग के बाद लोगों का पैसा 50 गुना तक कर चुकी है। यानी यह कंपनी काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम एनुअली बात करते हैं कि साल दर साल कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। कंपनी 2021 में 28 करोड़ की कमाई कर रही थी, जो 2023 में बढ़कर 78 करोड़ हो गया है। और वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 8 करोड़ से बढ़कर के 24 करोड़ हो गया है, यानी कि 3 सालों में 3 गुना हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ता जा रहा है। अगर हम क्वार्टरली की बात करें, कंपनी हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट प्रदर्शित करती है। तो क्वार्टरली के हिसाब से भी देखा जाए तो हर क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा कमाई कर रही है और उसी तरह से ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। यानी कि प्रॉफिट और कमाई दोनों के मामलों में कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़कर के एक साल में 7 करोड़ हो गया है। तो कंपनी क्वार्टरली और एनुअल दोनों ही स्तर पे अच्छा काम कर रही है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डर की बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग में कंपनी के प्रमोटर और पब्लिक की भागीदारी क्या है। तो देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर जो है वो लगभग 59% इसमें होल्ड किए हुए हैं, जबकि पब्लिक के पास 41% है। इसमें एफआईआई भी एंट्री ले चुकी है, हालांकि इसका क्वांटिटी काफ़ी नेग्लिजिबल है, 0.16%। अगर हम इसका क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें प्रमोटर के, तो प्रमोटर ने लास्ट 3 क्वार्टर से अपना क्वांटिटी जो है लगभग मेंटेन करके रखा हुआ है, जबकि जून 2022 में थोड़ी सी इसमें कमी आई थी। चूंकि 50% से ज़्यादा अभी भी प्रमोटर के पास है, इसलिए ये अच्छा कहा जाएगा। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगभग इसमें एक 41% मेंटेन है। और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने जस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी है, 0.16%। ठीक है, चल जाएगा। डीआईआई जो है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है, इसमें पहले थोड़ी सी क्वांटिटी रखी थी, लेकिन अभी जो है ये एग्जिट कर गई है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी थी। छोटी कंपनियों में थोड़ा ये सब चलता रहता है। मेजोरिटी जो होना चाहिए कि प्रमोटर के पास 50% से ऊपर है, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम कंपनी के रिटर्न और प्राइस भी देख लेते हैं। कंपनी का अगर मैक्स का चार्ट लगाया जाए तो हम देखते हैं कि कंपनी जो है 12 रुपये से बढ़ करके 737 रुपये तक मैक्सिमम लगाया और उसके बाद अभी जो है 677 रुपये पे ट्रेड कर रही है। यानी कि कंपनी ने जब से स्टार्ट हुए हैं पिछले 3 सालों में तो 50 गुना लोगों को पैसा कर चुकी है। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो भी यही दिखाएगा, क्योंकि कंपनी 3 साल से ही है, 5 साल अभी हुए नहीं है। एक साल में कितना किया है? एक साल में कंपनी 101%, यानी कि कंपनी ने पैसा दुगना कर दिया है। एक महीने का रिटर्न कितना है? तो एक महीने में 27%, एक वीक में 10%। यानी कंपनी हर स्तर पे लोगों का पैसा बना रही है। यानी कि कंपनी जो है 50 गुना रिटर्न पिछले 3 सालों में दिया है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल है, इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस कंपनी की बात हो रही है। तो ये जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी का नाम है के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड जो 677 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का करती क्या है, हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस टू कंपनीज अक्रॉस सेक्टर सच एज, मतलब ये हर तरह के आईटी टेक्नोलॉजी सर्विस देती है। और किस किस तरह की कंपनियों को टारगेट करती है, किस तरह के फील्ड की कंपनियों में इसका मेन बिजनेस हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे सच एज रियल इस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर।
तो इस तरह के हर फील्ड की कंपनियों के साथ इसका बिजनेस चल रहा है। और ये कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है। 360 डिग्री मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के फील्ड में कोई भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, कंपनी देने में सक्षम है। कंपनी का एक्सपर्टीज किस किस फील्ड में है, किस तरह की टेक्नोलॉजी में है, तो कंपनी बिग डेटा और बिग डेटा के साथ ही डेटा साइंस जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, उसके बाद सेल्स फोर्स, डेव ऑप्स, जावा, माइक्रोफोन्स, ओपन शिफ्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इस तरह के हर एक तरह की आईटी टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है। और इन चीज़ों में तो कंपनी को एक्सपर्टीज है, यानी कंपनी बहुत एक्सपीरियंस है। कंपनी का अगर हम आगे कंपनी का अगर हम पी देख लें, तो पी कंपनी का देख सकते हैं 32 है। इंडस्ट्री का पी कितना है? इंडस्ट्री का पी भी 32 है। अगर इंडस्ट्री का पी से कंपनी का पी कम होता है तो माना जाता है कि कंपनी सस्ती है, कम कीमत पे मिल रही है, अच्छी कीमत पे मिल रही है। अगर ज़्यादा होता है तो माना जाता है कंपनी महंगी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों बराबर है, यानी कि कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छा माना जाएगा, न महंगा न सस्ता, सही कीमत पे अभी मिल रही है। कंपनी का फेस वैल्यू देख रहे हैं कि 10 है। फेस वैल्यू 10 है मतलब कंपनी बाद में जा करके स्प्लिट भी कर सकती है और आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल सकता है। कंपनी का देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर लोन बिल्कुल नहीं है। और कंपनी के ऊपर देख सकते हैं कि कंपनी का जो है रिटर्न और कैपिटल इम्प्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 100% से ऊपर है। यानी कि हर साल कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड उसमें पैसा को भी दुगना कर दे रही है, और जो अपने बिजनेस में कैपिटल इम्प्लाइड की हुई है उस पर भी कंपनी 100 गुना से 100 टाइम्स से ऊपर जो है ग्रोथ कर रही है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 2.29%। तो कंपनी हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो दे रही है और परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी का अगर हम अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हम जो है कंपनी का दो फील्ड देखेंगे, रिजर्व और बोरोइंग्स। कंपनी का रिजर्व कितना है? 11 करोड़ का, जबकि कंपनी पर लोन 1 रुपये का भी नहीं है। यानी कंपनी के पास सरप्लस फंड में पैसा है जिससे कंपनी को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ कंपनियां करती है, लेकिन हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब होता है क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उस एक्टिविटी में उसमें कंपनी के पास कैश है कि नहीं। कंपनी के पास कैश बिल्कुल है, 20 करोड़ का कैश है, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम कंपनी का देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसा कर रहा है। कंपनी का 3 साल और 5 साल का ग्रोथ हम देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ जो है, सेल्स में ग्रोथ जो है वो भी लगभग 100% है। और कंपनी के प्रॉफिट में ओ माय गॉड 2 गुना, मतलब कि 200% से भी ज़्यादा, 3 साल 5 साल का भी एवरेज लिया जाए तो 2 गुना प्रॉफिट कमा रही है साल दर साल। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 100% से ऊपर है, यानी कि कंपनी का हर मामले में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कंपनी का नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, प्रोस और कॉन्स भी देख लेते हैं। तो प्रोज और कॉन्स में अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा ही अच्छा है। अगर बुरा के मामले में देखा जाए तो एक ही इसमें पॉइंट लिख दिया गया है कि कंपनी का जो है अभी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी महंगा और सस्ता जो कंपनी होता है उसको नापने का तरीका है, बट जो मेन प्रचलित है वो पी रेशियो है, तो हम पी रेशियो पे ही इसको हम देखेंगे। तो हर मामले में मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो इसको और रिसर्च आप अपने तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या कहता है? एनुअल रिपोर्ट अभी 2022-23 के आने में 2-3 महीने लगेंगे, तो हम ये लास्ट ईयर का 2021-22 लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे हम देखते हैं कंपनी के फाउंडर जो हैं उनके बारे में क्या दिया गया है। कंपनी के फाउंडर जो हैं ये हैं मिस्टर रतन कुमार श्रीवास्तव। इनके बारे में कंपनी में क्या बोला गया है? कह रहा है कि रतन कुमार जो है वो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड प्रमोटर हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, डिग्री क्या है? डिग्री है इनका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देख रहे हैं आईटी फील्ड में ही है। और उसके आगे कहा गया है कि ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स इन आवर इंडस्ट्री, यानी आईटी इंडस्ट्री में 15 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव है। और कौन सी कंपनियों के साथ है? द हैज वर्क विद टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, HSBC, परसिस्टेंट, सभी बड़ी कंपनियां हैं। तो बड़ी कंपनियों में इनका एक्सपीरियंस रहा है। आगे इसके बारे में कहा गया है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ आवर कंपनीज बिजनेस। ये इन्हीं के ऊपर एक्सपेंशन और ओवरऑल मैनेजमेंट जो कंपनी का है निर्भर करता है। ये चूंकि फाउंडर हैं, अभी तक
सीईओ यही हैं, आने वाले वर्षों में भी उम्मीद है कि यही रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तेजी से कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है, आगे आने वाले कुछ वर्षों में जब तक ये हैं, इनके हाथों में कमान है, कंपनी उसी तेजी से ग्रोथ करती रहेगी, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बना रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो है डायरेक्टर्स का मैसेज जो होता है, ये देख रहे हैं, मैसेज फ्रॉम डेस्क ऑफ चेयरमैन, ये यही है मिस्टर श्रीवास्तव जी। इनके बारे में जो है, इनका जो मैसेज है लोगों के बारे में, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेकेंड पैरा में हम देख लेते हैं ये 3 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि कोविड के समय में हमारा क्या स्थिति रहा, करें कि द ग्लोबल पैंडेमिक नेगेटिवली इम्पैक्टेड एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वी आर हैप्पी टू सक्सेसफुली रिटेन आवर क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइज। यानी कोविड पैंडेमिक ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला एम्प्लॉयमेंट पे भी, बिजनेस पे भी, बट इनके पास न इन्होंने क्लाइंट को छोड़ा, न क्लाइंट ने इनको छोड़ा, और इम्प्लाई को भी इन्होंने रिटेन किया, जो कि एक अच्छी बात है। सेकेंड पर हम देख सकते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक हैज इंक्रीज्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्लोबल डिलीवरी मॉडल विद द स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द वर्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। यानी कोविड-19 के बाद डिजिटल इंडिया पे जिस तरह से प्रोग्रेस दिया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस को बढ़ा है, इसलिए आईटी सेक्टर की कंपनियों का फ्यूचर जो है वो काफ़ी उज्जवल है, उसका काफ़ी पोटेंशियल उसमें बढ़ गया है। नेक्स्ट पैरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि द कंपनी कंटिन्यूड रैंपिंग अप बिजनेसेस विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड बिनिंग मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स। यानी जिनके पास पुराना कस्टमर था वो तो रहा ही, न्यू क्लाइंट भी इन्होंने जोड़ा, इंक्लूडिंग ए मल्टी ईयर आईटी सर्विसेज इंगेजमेंट विथ ए फॉर्च्यून 500 फर्म। फॉर्च्यून 500 फर्म विश्व की टॉप जो है 500 कंपनियां को बोला जाता है, तो फॉर्च्यून 500 जो विश्व की 500 टॉप कंपनियां हैं, उनके साथ भी इनका इंगेजमेंट है। और इंगेजमेंट 1 साल 2 साल का नहीं है, मल्टी ईयर आईटी सर्विसेज इंगेजमेंट है, यानी 5 साल 10 साल 15 साल तक एग्रीमेंट होता है कि हम आपके साथ काम करेंगे, आपसे सर्विसेज लेंगे, तो इसलिए इनको बिजनेस आगे मिलता रहेगा। आगे कहा जा रहा है कि द क्लाइंट बेस रिमेन्ड वाइडली डाइवर्सिफाइड, यानी कि डाइवर्सिफाई भी हुआ, अलग अलग सेक्टर से भी ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। विथ 35 प्लस आईटी सर्विसेज क्लाइंट्स अक्रॉस 20 प्लस कंट्रीज, यानी कि 20 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस है, 35 से ज़्यादा सर्विसेज ये क्लाइंट इनके पास है। विथ ए टॉप 5 क्लाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 48%। इनका जो 48% रेवेन्यू जो कमाई आ रहा है, वो 5 क्लाइंट से सिर्फ आ रहा है। वो 5 क्लाइंट काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जो कि इनके साथ काफ़ी कई सालों का एग्रीमेंट करा के रखे होंगे, और उससे ये इनके पास काफ़ी हर साल जो है बिजनेस इनको मिल रहा है। सेगमेंट बाय परफॉर्मेंस देखते हैं कि रेवेन्यू बाय टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के किस फील्ड से कितना रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। तो सबसे ज़्यादा कमाई जो कंपनी कर रही है, सेल्स फोर्स से कर रही है 39%, उसके बाद बिग डेटा से 16%, जावा से 15%, 14% इनका मोबाइल से है, 11% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो सबसे इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से 60%, इंडिया से 26%, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में अगर बिजनेस सही चल रहा है तो इनके कमाई पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया से ज़्यादा बिजनेस इनको अमेरिका में मिल रहा है 60%, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जो है आईटी सेक्टर का हब है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो इस कंपनी के ग्रोथ में भी वो काफ़ी ज़्यादा भागीदार होगा। रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब हर फील्ड के इंडस्ट्री के साथ इनका बिजनेस चल रहा है, आईटी सर्विस दे रही है, तो कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है, आईटी सर्विसेज। आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनसे सर्विसेज ले रही हैं, आप देख सकते हैं 33% वहीं से आ रहा है पैसा इनके पास, 17% टेलीकॉम की कंपनियों के साथ इनका जो आईटी सर्विस दे रही है वहाँ से आ रहा है, लॉजिस्टिक के साथ भी 8% है, मैन्युफैक्चरिंग 9%, और ई गवर्नेंस भी 13% का योगदान दे रही है, बैंकिंग भी है, हेल्थ केयर भी है, तो हर तरह के सेक्टर की कंपनियों के साथ इनका बिजनेस चल रहा है। चलिए एक नज़र कंपनी के वेबसाइट की तरफ ही देख लेते हैं। कंपनी के वेबसाइट के सीधे चलते हैं हम अबाउट अस सेक्शन में। ये शेष इनका ये कमिटमेंट इनका है, देखो ओवरव्यू सारा बात रिपीट ही होगा, बस हम एक नज़र आपको मरवा दे रहे हैं। एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, ये कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है, बिग डाटा आप देख रहे हैं, जावा है, सब इन पे सारा चीज़ आपको रिपीट होगा। आईएसओ सर्टिफाइड है, इनका सब जो है सब वही इनका जो है सर्विसेज कौन कौन सी दे रही है, सब आप देख रहे हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कमिटमेंट, इनोवेशन सब देख रहे हैं, माइलस्टोन्स ईयर बाय ईयर इनका कैसे कैसे कंपनी प्रोग्रेस करी। आप आगे देखेंगे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर के लिए वो पब्लिश करते हैं रिपोर्ट वगैरह, वहाँ देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट सबसे टॉप में रतन श्रीवास्तव इनका फाउंडर, आगे है क्या है, आगे देखिए इनका जो है पार्टनर,
तो इस तरह से अवार्ड्स कौन कौन सा इनको मिल चुका है, फोर्ब्स इंडिया ने भी अवार्ड दे रखा है, नेस्कॉम ने भी दे रखा है। तो इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ कहाँ है इंडिया में, देखिए नोएडा है, इंदौर है, पुणे है, अमेरिका में भी एक ऑफिस इनका है, यूएसए में सान जोन्स, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अबाउट 60% वहीं से आ रहा है। तो इस तरह से कंपनी का वेबसाइट आप और रिसर्च कर लेना। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा था। अब हम चलते हैं कंपनी के टारगेट के ऊपर कि आने वाले वर्षों में कंपनी कहाँ पे जा सकती है। ये जो टेबल देख रहे हैं इसमें हमने देखिए ईयर वाइज डेटा ले रखा है, पिछले 3 साल का 31 मार्च को कितना क्या हुआ था, और ये 4 चीज़ हम दिखा रहे हैं। ईपीएस मतलब पर शेयर कंपनी की अर्निंग कितना है, पी रेशियो मतलब पर अर्निंग शेयर जो भी है उसके हिसाब से कंपनी को प्राइस कितना मिल रहा है, प्राइस कितना था, और अभी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको आने वाले वर्षों में कितना रिटर्न मिल सकता है। ये देखिए 2021, 22 और 23 में कंपनी का ईपीएस 6 से बढ़ के 13, 13 से बढ़ के 18, और आज की डेट में जहां हम वीडियो बना रहे हैं तो 21 हो रखा है। उस तरह से पी रेशियो जो है 14 था, 14 से बढ़ के 32 हो गया, लेकिन उसके बाद 2023 में घट गया, 23 हो गया। इसलिए हम प्राइस में देखते हैं कि पहले 84 रुपये फिर 2021 में ट्रेड कर रहा था, फिर 416, फिर 414, यानी कि 22 से 23 में कोई प्राइस में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जहां ईपीएस बढ़ा वहीं पी रेशियो कम गया। लेकिन वर्तमान में फिर कंपनी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, और आज की डेट में जो हम वीडियो बना रहे हैं 21 के ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है, और पी 32 हो गया है बढ़ करके, और प्राइस जो है बढ़ के 672 हो गया। अगर हम एक एवरेज एनुअल ग्रोथ ईपीएस का निकालें, यानी कि पर शेयर जो कंपनी की अर्निंग है किस रेट से ग्रोथ कर रही है एनुअली, तो 73% है। उसी तरह से मीडियन पी जो है इस कंपनी का कि किस पी पे ये एवरेज ट्रेड करता है, तो 28 है। उसके हिसाब से कंपनी का फेयर प्राइस आज की डेट में जो आता है निकल के वो आ रहा है 588 रुपया, यानी अभी जो 672 रुपये प्राइस है थोड़ी सी उससे कंपनी जो है महंगी मिल रही है, लेकिन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं कहा जाएगा। इसके हिसाब से आने वाले 2025 में और 5 साल बाद 2028 में और 2030 में कंपनी कहाँ पे पहुंच सकती है, हमने एक टारगेट निकाला हुआ है। ये जो हम कंपनी का अभी वर्तमान का जो करंट ग्रोथ है 73%, एक तो 73% के हिसाब से तीनों साल का हमने ग्रोथ लिया है, दूसरा हम मान कर चल रहे हैं कि कंपनी जैसे जैसे बड़ी होगी तो इतना मेंटेन ग्रोथ रखना संभव नहीं है, इसलिए एडजस्टेड हमने कर रखा है कि 2025 में 60%, 2028 में 45% के हिसाब से, 2030 तक जो है फिर 30% के हिसाब से ये ग्रोथ करेगी, यानी हमने काफ़ी कम कर दिया है उस, और मीडियम पी के साथ हम इसको निकालते हैं कि प्राइस 2025, 28 और 30 में कितना हो जाएगा। तो 2025 में हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 73% के हिसाब से अगर ग्रोथ करती है तो 1512 रुपया, और 60% के हिसाब से ग्रोथ करती है तो 1288 रुपया, यानी 2025 में पैसा ये डबल कर देगी। 2028 में अगर करंट ग्रोथ 73% लिया जाए तो 7812 रुपया, आप देख रहे हैं 12 गुना आपका पैसा हो जाएगा 5 साल बाद। अगर हम एडजस्टेड 45% के हिसाब से देखें तो इनका जो प्राइस हो जाएगा वो 3920, यानी तब भी 5 सालों में पैसा 6 गुना कर रही है। अगर 2030 में अगर देखते हैं तो स्थिति और बदल जा रही है। अगर करंट ग्रोथ यही अगर कंपनी मेंटेन रखती है 2030 तक 73%, तो कंपनी का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 23,380, यानी कंपनी 35 गुना रिटर्न कर देगी, आपके पैसे को 35 गुना कर देगी। अगर हम एडजस्ट करके काफ़ी कम 73% से घटा के 30% पे कर देते हैं तब भी कंपनी 6,636, यानी अगले 7 सालों में कंपनी आपका पैसा 10 गुना कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी कंपनी में जो है एक मुश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आपको कंपनी रिसर्च करें कंपनी में आपको अगर अच्छा लग रहा है, इन्वेस्टिंग लग रहा है, तो आप इमीडिएट 20% उसमें इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद कंपनी जब भी 10 से 15% डिप करे, गिरे, तो आप 20% कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल लें, उस लेवल पे अगर कंपनी पहुंचती है तो फिर 20-20% आप डालते जाएं। तो इस हिसाब से कंपनी जब भी 10-15% डाउन हो तब 20%, इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचे तब 20%, इस तरह से आप अपना इसमें इन्वेस्ट करें। और चूंकि कंपनी छोटी है इसलिए एक बार में ज़्यादा पैसा ना लगाएं। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मेरे हिसाब से कंपनी का लगता है, ये अगर नीचे गिरती है तो 655, उससे भी नीचे जाती है तो 611, और उससे नीचे जाती है तो 588। 588 से और नीचे जाएगी तो मैक्सिमम 414 हो सकता है, जो कि चांसेस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि 588 से नीचे ये जाएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी अगर वीडियो पसंद लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे उत्साहवर्धन होगा।